बीमीय विश्लेषण में बच्चों हम लोग बीमा कैसे लिखते हैं हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको निश्चित रूप से उसका अनुपालन करते हुए बीमाओं को घर पे प्रैक्टिस किए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं कि बीमीय समीकरणों के उपयोग कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने का अर्थ क्या है कि आखिर जो हम लोग बीमा पढ़े हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी बीमा हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, उसका यूज क्या है। तो उसका यूज है, पहला हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे हम लोग पद्धतियां पढ़े हैं, 3 पद्धति पढ़े हैं। एक एमकेएस पद्धति पढ़े हैं, दूसरा सीजीएस पद्धति पढ़े हैं और तीसरा एफपीएस पद्धति पढ़े हैं। यानी 3 पद्धतियों को आप लोगों ने देखा है। किसको किसको? एक तो आपने एमकेएस को देखा है, दूसरा आपने सीजीएस को देखा है और एक एफपीएस पद्धति को देखा है। यहां से आपने देखा है तो यम है, ठीक है, तो मीटर है, ये से किलोग्राम है और यस से सेकंड है। यहां पर आप लोग देखे होंगे तो सी से सेंटीमीटर है, जी से ग्राम है और यस से तो सेकंड है। वैसे ही यहाँ पे आप देखे होंगे तो फुट है, पाउंड है और सेकंड है। ये 3 पद्धतियां हैं। यानी बीमा की सहायता से हम कैसे किसी राशि को एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में कैसे हम लोग चेंज कर देंगे। यानी कह दिया कि किसी भौतिक राशि का एमकेएस पद्धति में मान इतना है, ठीक है, तो बताइए सीजीएस पद्धति में उस भौतिक राशि का मान कितना होगा। यही बीमा विधि की सहायता से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे बच्चों थोड़ा सा और एक सिंपल सा देख लीजिए। 100 रुपए की कंडीशन है, तो 100 रुपए में नोट देखिए, सिक्का या नोट, तो 1 का नोट होता है, 2 का भी होता है, 5 का भी, 10 का भी, 20 का भी और 50 का और 100 रुपये। सपोज करिए हमको 100 रुपया रखना है, तो क्या करेंगे, 1 का अगर सिक्का लेते हैं तो उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 का अगर लेते हैं नोट या सिक्का तो हमको 50 का, ठीक है। 5 का लेना है, कितने का, 5 का अगर हम ले रहे हैं बच्चों तो हमको 20 का, 20 को करनी चाहिए। 10 का लेना है बेटा तो हमको 10 चाहिए। 20 का ले रहे हैं तो 5 चाहिए और 50 का ले रहे हैं तो कितने चाहिए, 2 चाहिए। और 100 रुपए का 100 का नोट ले रहे हैं तो हमको तो केवल 1 ही चाहिए। क्या सबकी वैल्यू सेम है? जी हाँ, सेम है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही होगा। यहाँ से भी 100, 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 सब 100 दे रहा है, ठीक है। और वो राशि सपोज करिए Q है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि ये मान जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये चेंज होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, इसका गुणा होता जा रहा है। तो ठीक सेम सिस्टम यहाँ पे भी हम लोग वही यूज करेंगे, ठीक है।
यानी उसका आंशिक मान और उस पद्धति में उसके मात्रक का गुणनफल दूसरे पद्धति में उसका आंशिक मान और दूसरी पद्धति में उसके मात्रक का गुणनफल सदैव नियतांक होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग एक सूत्र का निर्माण करेंगे और उसके बाद किसी को भी चेंज करना रहेगा बड़े आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए है क्या, कोई भौतिक राशि है Q, मान लीजिए कोई भौतिक राशि Q है और उसका आंशिक मान सपोज कर लीजिए कि n1 है, ठीक है, और उसकी बीमा है m1 पे A, L1 पे B और T1 पे C है। ठीक है, भौतिक राशि है तो उसका बीमा सपोज करिए है तो एक पहली पद्धति में उसका ये मात्रक है। ठीक, वही राशि है जब उसको दूसरे पद्धति में लेके जाएंगे तो राशि तो वही रहेगी, राशि तो चेंज नहीं होगी, उसका आंशिक मान चेंज हो जा रहा है। जैसे 10 का नोट है और 100 रुपए का नोट था तो 100 रुपए के आंशिक मान में 1 आ रहा था गुणनफल में और 50 में या 10 में कितने और संख्या बढ़ जा रही। तो वैसे ही दूसरे पद्धति में Q इक्वल टू N2 और दूसरे पद्धति में उसका मात्रक हो गया M2 द्रव्यमान का। ये क्या उसकी बीमा तो बदलेगी नहीं, बीमा तो वही रहनी है L2B T2C। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हमने बताया है क्या कि कोई भी भौतिक राशि है उसका जो आंशिक मान है और उसका जो मात्रक है उस पद्धति में उसका गुणनफल सदैव नियतांक होगा। ठीक है, तो ये तो दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। तो हुआ क्या भाई, N2 M2A L1 L2B और T2C बराबर हो जाएगा N1 M1A L1B और T1C। हमको पहली पद्धति में दिया रहेगा बच्चों, हमको दूसरी पद्धति में उसका आंशिक मान चाहिए, तो हमको किसका मान चाहिए, N2 का मान चाहिए। तो N2 को रोक लेते हैं, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 ब्रैकेट में M1A L1B और T1C हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा M2A L2B और T1C हो जाएगा बेटा। यानी इसको अगर हम सही रूप से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट के अंदर M1 अपान M2 पे A, L1 अपान L2 पे B और T1 अपान T2 पे C। यही सूत्र होता है बच्चों। इस सूत्र को अगर ध्यान से आप देख लोगे, यूज कर लोगे, तुरंत आप सवालों को सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब देखिए आराम से, आपको कुछ करना नहीं है। N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 A L1 अपान L2 पे B T1 अपान T2 पे C। आपको करना क्या है, पहली पद्धति में जो उस राशि का आंशिक मान दिया रहेगा वो N1 पुटअप कर लीजिए। पहली पद्धति में द्रव्यमान किस पद्धति में का मात्रक क्या है, दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है उसको नोट कर लीजिए। लंबाई का मात्रक क्या है उसको नोट कर लीजिए, दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है उसको नोट कर लीजिए। समय नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, आपको ध्यान देना।
कह दिया बच्चों कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। ठीक है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहा दिया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। आप इसे जी का मान सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होगा, इसमें पूछ दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यहां पे वैल्यू पूछ दिया कि कितना होगा। ठीक है बेटा, तो घबराना नहीं है, घबराना आपको नहीं है। सिंपली रूप से ये पहली पद्धति है। जब पहली पद्धति हो गया बेटा, तो क्या क्या दिया है पहले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है इसमें, पहले हमको N1 तो 9.8 हो गया बेटा, क्या निकालना है? N2 निकालना। अब देखो बीमा का यूज क्या है। क्या आप गुरुत्वीय त्वरण का बीमा जानते हैं? तो जी का बीमा पहले लिखना पड़ेगा। बीमा क्या हो गया भाई? तो जी का बीमा होता है L/T पे -2 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हो क्या, m पे 0 नहीं है तो m पे 0, L पे 1, T पे -2 आ गया। अब देखिए यहां पे यूज कर लेते हैं। अब ए का कंपैरिजन इससे करते हैं, तो a के बराबर 0 हो गया, b के बराबर क्या हो गया 1, और c के बराबर क्या हो गया -2। तो यहां से चाहे तो m नहीं दिया है तो काम हटा लीजिए, m को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, या यहां पे b की वैल्यू आ गई कितनी 1, और c की वैल्यू कितनी आ गई -2, और a की वैल्यू कितनी आ गई 0 हो गया। अब चलिए बस इसको इस सूत्र में रख दीजिए। रखेंगे बच्चों तो होगा क्या, क्या कंडीशन आपकी बनी? कंडीशन आपकी बनी, चलिए हमको N2 निकालना है। क्या निकालना है? N2 निकालना है। N2 जब निकालना है तो N1 का मान आपके पास कितना आया 9.8 आ गया, M1/M2। तब पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, ये किस पद्धति में है बेटा? MKS में है। किसमें है? MKS में है। और ये किस पद्धति में है? CGS में है। ठीक है, किस पद्धति में है? CGS पद्धति में। तो पहले द्रव्यमान MKS पद्धति में द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? किलोग्राम में, ये तो लिखेंगे। दूसरी पद्धति में द्रव्यमान को किस में लिखेंगे? ग्राम में। कितना? तो ए पे 0 आ चुका। पहली पद्धति में L1 और दूसरी पद्धति में L2। तो पहली पद्धति में MKS में है तो मीटर हो गया, और दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर हो गया। कितना भाई? B है तो B पर कितना 1 हो गया। C पे आ जाइए, तीसरे पे पहली पद्धति में भी सेकेंड है और दूसरी पद्धति में भी सेकेंड है, चाहे वो CGS में हो, MKS में हो या PS में हो, समय को सेकेंड में लेते हैं। कितना हो गया -2। अब करना क्या है, क्योंकि हमको बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना है, तो बड़े मात्रक को हम लोग क्या कर देंगे? छोटे मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि किलोग्राम, या हम यहीं पे छोड़ भी सकते हैं कि किसी के भी पावर अगर 0 है बच्चों तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अर्थ नहीं, वही आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 9.8। अब देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर।
बटे में सेंटीमीटर। ठीक हो गया एक, और यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 1, और एक के पावर कितना भी रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में। तो ये भी काम खत्म आपका हो गया। तो ये हो गया 9.8 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा बच्चों? 100 बचा। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। अब 100 का मल्टीप्लाई एक पावर है तो 100 का पावर 1 करेंगे तो 100 ही होगा। तो 9.8 इंटू 100 हो गया, इस तरह से 980। यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऐसा समझ में ध्यान से करना क्या है, जब भी दे किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए बच्चों कहे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले जिसमें कहना है उसको नोट कर लीजिए, जो दिया रहेगा वो n1 हो जाएगा, जो दूसरे में ज्ञात करना रहेगा वो n2 हो जाएगा। पहले को देख लो किस में है, एमटीएस में है या सीजीएस में है। नोट कर लो, जिस राशि को कह रहा है उसका डायमेंशन लिख के कंपैरिजन करके एबीसी का मान निकाल लो। ठीक है, जो नहीं है इसमें तो उसको तुम वहीं पे छोड़ दो। ठीक, उसके बाद मात्रकों को चेंज कर लीजिए। ठीक है, एक पद्धतियों में बना लीजिए और तुरंत सॉल्व कर देंगे, आपका वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, चलिए अब इसका दूसरा रूप देखते हैं। यूज क्या है? यूज इसका सेकंड यूज देखिए, किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना कि दिया गया सूत्र सही है या गलत है। इसको आप परीक्षण किसकी सहायता से कर सकते हैं? बीमा की सहायता से कर सकते हैं। बीमा में मैंने आपको पहले ही बताया कि आंशिक गुणांकों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको? बहुत सिंपल है बच्चों, जो भी सूत्र दिया है उसके दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना कर लीजिए। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान है तो दिया गया सूत्र सही है। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं असमान हो जाए एक भी, तो दिया गया सूत्र क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे दो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv का स्क्वायर। कोई लड़का कहा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी का तो सूत्र k इक्वल टू होता है 1/2 mv। अब कैसे कहा जाए कि कौन सा सही है? चलिए देखा जाए। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखना होगा कि आपको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, मास का आपको मालूम होना चाहिए, और v क्या है? वेलोसिटी, वेग का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml पे 2 t पे -2। मास का कितना? m मास है, यहाँ पे m मास है, सूत्र है तो m हो गया बच्चों। और v क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होता है lt पे -1। अब चलिए दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बीमा में आंशिक वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं, यानी इस 1/2 का इसमें कोई अर्थ नहीं रहेगा बीमा में। अर्थात क्योंकि ये गुणांक के रूप में, घात के रूप में रहता तो अर्थ है, लेकिन ये क्या है? गुणांक के रूप में, तो गुणांक के रूप में कोई अर्थ नहीं रहेगा, यूज उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया? पहले दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखिए। तो काइनेटिक एनर्जी का बीमा हो गया m l पे 2 t पे -2।
एक साइड का हो गया, दूसरे साइड में यम, तो यम का क्या हो गया भाई, एम, वेग का एल टी पे -1 पूरे पे 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इधर हो गया यम और इधर हो गया एल पे 2 टी पे -2, या इसको एक साथ लिख लीजिए यम एल पे 2 टी पे -2, इधर यम एल टी पे -2। अब चलिए दोनों पक्षों की विमाओं को लिखते हैं। तो पहले मास को लेते हैं, तो मास पे कितना है 1 इक्वल टू 1 हो गया, लेंथ पे 2 इक्वल टू कितना हो गया 2, और समय पे -2, इधर भी -2, यानी दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, सेम है, अतः दिया गया सूत्र क्या होगा, सही है। परीक्षण हो गया। अभी यही इस जगह पे आ जाइए, काइनेटिक एनर्जी का आपको मालूम है क्योंकि सब वही है, तो m l पे 2 t पे -2 हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं डायमेंशन में। यम का कितना हो गया, यम वेग का हो गया एल टी पे -1, इसको अगर हमने लिखा तो यम एल टी पे -1 हो गया, इधर हो गया एम एल पे 2 टी पे -2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं यम पर कितना है 1 और इस साइड में भी 1, एल पे कितना है 2, इस साइड में कितना है 1, इस साइड में टी पे कितना है -2 और इस साइड में -1, यही ना। क्या एक एक के बराबर है, जी हाँ। क्या 2 1 के बराबर हो सकता है, नहीं। क्या -2 -1 के बराबर हो सकता है, नहीं, अतः यह दिया गया सूत्र क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये है सेकेंड की बीमा की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि दिया गया सूत्र सही है या गलत है। दूसरा ये इसका यूज है। ठीक है, तीसरा उपयोग हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। बीमीय विधि की सहायता से हम लोग कैसे संबंध स्थापित कर देंगे, कैसे सूत्र का निगमन कर देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अगर कोई भी राशि, ये लिमिटेशन है बीमा की, यदि कोई भी राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो बीमीय विधि की सहायता से उनके बीच में कोई रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। अधिकतम वह 3 राशियों पर निर्भर कर सकती है, तो हम लोग सूत्र का निर्माण बीमीय विधि की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई राशि किसी राशि पे निर्भर कर रही है तो उसके a घात पे करेगी, ठीक है, दूसरी पे b घात के और तीसरी पे c घात के। ठीक है, ऐसे रहेगा। जैसे कह दिया गया कि राम निर्भर करते हैं किसके ऊपर, तो हनुमान पे, तो हनुमान पे ठीक, और किसी पे निर्भर कर रहे हैं तो विभीषण जी हैं तो उनके बीघा, और किसी पे निर्भर कर रहे हैं, ठीक है, तो सुग्रीव है तो सीघा। ऐसे है, तो राम किस पे निर्भर किए भाई, 3 से अधिक पे निर्भर करेंगे तो हम लोग रिलेशन नहीं बना पाएंगे। तो राम अनुक्रमानुपात H पे A, B पे S पे C हो जाएगा। अब इसको हटाने के लिए एक नियतांक लाते हैं, तो ये हो जाएगा राम इक्वल टू के H पे A, B पे C हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या बच्चों, दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखेंगे, बीमाओं को तुलना कर लेंगे, उससे ए बी सी का मान निकाल लेंगे, जो मान आएगा वो इस इक्वेशन में रख देंगे, उससे एक नया रिलेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कैसे इसको स्थापित किए हैं। अब जैसे कह दे कि
एक सरल लोलक का आवर्त काल लोलक के एक सरल लोलक का आवर्त काल लोलक के लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है तो सरल लोलक के आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो देखिए ये जैसे क्वेश्चन बन गया, आ गया एक क्वेश्चन आपके सामने। तो सरल लोलक का आवर्त काल, ठीक है, तो आवर्त काल को टी से लिखते हैं बेटा। टी पहले किस पे निर्भर कर रहा है? लोलक की लंबाई पे। तो जिस पे पहले निर्भर करेगा उसका ठीक है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लीजिए बेटा। फिर क्या कर रहा है? गुरुत्वीय, दूसरा किस पे निर्भर कर रहा है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी पे निर्भर कर रहा है। तो टी अनुक्रमानुपात जी पे कितना? बीटा। अब आप दो ही पे तो निर्भर कर रहा, तो दोनों नियमों को मिला दीजिए। तो टी अनुक्रमानुपात से क्या हो जाएगा? एल पे ए जी पे बी हो गया। या इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू के एल पे ए जी पे बी। इक्वेशन नंबर, जहां पे के क्या है? अनुक्रमानुपाती नियता। अब हमने आपको क्या बताया कि प्रत्येक पद का बीमा लिख लीजिए। तो आवर्तकाल की बीमा, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है और सेकंड की बीमा टी होती है। लंबाई है एल की बीमा लिखिए तो एल हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी की बीमा क्या है? त्वरण की बीमा एल टी पे -2, एल टी पे -2 हो गया बेटा। अब वही मान यहाँ पे रख लीजिए। चलिए रखते हैं। रखेंगे तो क्या हो गया? इधर टी हो गया, इधर एल पे ए हो गया, इधर आपका जी, तो एल टी पे -2 और इसका कितना? बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? एल पे ए, एल पे बी और टी पे -2 भी हो जाएगा बेटा। इसको जोड़ोगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। एल पे ए प्लस बी, ए प्लस बी और टी पे -2b। अब देखो इधर केवल टी है ना, लेकिन इधर एल है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल पे 0 और टी पे 1। क्यों? दिक्कत तो नहीं है, इसका कोई मतलब तो है। अब दोनों पक्षों की बीमाओं को क्या कर देना? तुलना। दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने, दोनों पक्षों की बीमाओं की अगर आप तुलना करते हो बच्चों, तो एल पे इधर कितना है? 0, इधर क्या है? ए प्लस बी। मान लो कि कोई इक्वेशन हो गया। इधर देखो टी पे 1 है और इधर कितना है? -2b। ये ख कर लो, तो ख से तो b का मान निकल गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया? -1/2 आ गया। इसका मान उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 0 इक्वल टू a
अब -1/2 हो गया, a का मान निकल गया बेटा, a का मान कितना हो गया 1/2। अब ab का मान निकल गया, ab का मान उठा के इस इक्वेशन में क्या कर लीजिए, रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए t इक्वल टू के यल पे a का मान कितना 1/2, ठीक है, और g पे b पे कितना आया -1/2, -1/2 है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के एल पे 1/2 बटे में जी पे 1/2। 1/2 का अर्थ होता है अंडर रूट, या इसको लिख सकते हैं के एल बाई जी 1/2। 1/2 का अर्थ हो गया कर्णी में, तो टी इक्वल टू हो गया के क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक अंडर रूट एल बाई जी। आगे पढ़ोगे तो जब सूत्र की स्थापना करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि k का मान कितना आता है। तो k का मान आता है 2 पाई, किसके आधार पर, प्रयोगों के आधार पर। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इस तरह से सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र की हम लोग क्या कर लेते हैं, स्थापना कर लेते हैं। फिर से ध्यान दे दीजिए, करना क्या है, याद रखना, कोई भी राशि, कोई भौतिक राशि है, वो अधिकतम 3 राशियों पर निर्भर कर रही है, भौतिक राशियों पर, तब तो हम लोग बीमा की विधि की सहायता से सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। यदि वह 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करेगी तो बीमी विधि की सहायता से सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। तो देखें कि वह राशि किस पे निर्भर कर रही है, तो जिसके पर पहले निर्भर करे उस पे a, जिस पे उसके बाद b और जिस पे उसके बाद c। तो यहाँ पे 2 ही राशियों पे निर्भर कर रही है, तो a और b दोनों को मिला दिया, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक ला दिया k। इसके बाद क्या करना कि इसमें जो भी आए हैं उनकी बीमा लिख लीजिएगा, ठीक, बीमा लिख के दोनों पक्षों की बीमाओं को लिख लीजिए। लिखने के बाद दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर हमको ए बी सी का मान समीकरण के रूप में मिल जाए या डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। समीकरणों को हल कर ए बी सी का मान निकाल के उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। प्रयोगों के आधार पर के का मान हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि कितना मिलता है, तुरंत आपको सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से आपको यूज करना है।